हेलो पीनट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज इसी तरह लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। 20 कमेंट्स का टारगेट पूरा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द डीमंस डार्लिंग डॉटर पार्ट 15। भाइयों, मिया ने कहा, मैंने तुम्हें कभी इतनी मेहनत करते नहीं देखा, इसलिए ये गिना नहीं जाएगा। एबेल ने अभी भी गुस्से में जवाब दिया, ये नियम कब से बन गया? उसके बाद एक लंबी खामोशी छा गई। मिया अपने घोड़े सुगा पर सवार होकर चिंता में सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। दोनों भाई बहुत गुस्से में लग रहे थे। क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे पिता टीना से ईर्ष्या किए बिना काम कर सकें? तभी मिया को एक तरकीब सूझी। उसने इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया और कहा, जो भी सबसे पहले अपना काम खत्म करेगा, उसे 2 चुंबन मिलेंगे। उसके ऐसा कहने के बाद मिया, टीना और घोड़ा तीनों की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वे ड्यूक डुरव की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और एबेल की प्रतिक्रिया का। लेकिन फिर से वहां केवल खामोशी थी। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार मिया को मुंह फुलाकर कहना पड़ा, पिताजी, आपको काम करना चाहिए। रोज रोज मेरे साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। हालांकि ड्यूक डुरव ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। ये सुनकर मिया ने मुंह फुलाया और कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। फिर उसने आगे कहा, अब से देखते हैं कि कौन ज्यादा काम करता है, आप या एबेल। इससे ड्यूक डुरव हैरान रह गए। मिया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सिर्फ जीतने वाले को ही मेरा चुंबन मिलेगा। इस बार हैरान और अचंभित होने की बारी एबेल की थी। मिया के अपनी बात खत्म करने के बाद ड्यूक और एबेल चुपचाप एक दूसरे को घूरते रहे। फिर ठीक उसी समय वे दोनों अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। ड्यूक डुरव ने कहा, मैं पहले काम पर जाता हूँ, और एबेल ने जवाब दिया, मैं भी। और इस तरह वे सब चले गए और मिया को उसके घोड़े और टीना के साथ वहीं हैरान परेशान छोड़ गए। जाने से पहले एबेल ने उसे याद दिलाया, सारा फल खा लेना। मिया बस हैरानी में जवाब दे पाए, हाँ। उसके बाद एक झटके के साथ ड्यूक और एबेल दोनों ही बड़े उत्साह से काम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। ये देखकर कि मालिक और युवा मालिक जा चुके हैं, डाइनिंग रूम में टीना खुशी से उछल पड़ी और चिल्लाकर बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मालकिन मुझे चुंबन देंगी। पहले हुई सारी ईर्ष्या और होड़ को देखते हुए मिया ने मन ही मन सोचा, ओह, ये कितने बचकाने लोग हैं। लेकिन ये तरीका उम्मीद से कहीं ज्यादा असरदार रहा। मुझे भविष्य में इसका जरूर फायदा उठाना चाहिए। और सचमुच वो तरीका उस दिन बहुत असरदार साबित हुआ। वापस दफ्तर में उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी थके हारे काम कर रहे थे। उनके चेहरे मुरझाए हुए और थके हुए लग रहे थे, फिर भी उन्हें काम जारी रखना पड़ रहा था। उन्हीं के बीच एक कर्मचारी और सहायक जीएस भी था, जिसे गोल्डन बुल, सुनहरा बैल का उपनाम मिला हुआ था, जो सोच रहा था कि सब कुछ पूरा कर लेने से ये सारे दस्तावेजों का काम खत्म हो जाएगा। तभी किसी ने ड्यूक को आकर सूचना दी, हुजूर, दवा मिला ली गई है। और सीमा पर जो चीजें घूम रही थी, वह रवि की आवाज थी। ये सुनकर ड्यूक डीएन ने पूछा कि कितने लोग इसके शिकार हुए। रवि ने तुरंत जवाब दिया, 3 लोगों की मौत हो गई है। फिर ड्यूक ने आगे पूछा, दवा कहाँ से खरीदी गई थी? रात के बाजार से।
हमें दवा बनाने वाली जगहों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये सुनकर ड्यूक दुराव ने सख्ती से आदेश दिया कि पूछताछ के लिए काले बाजार के सभी विक्रेताओं को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने आगे कहा, हमारा लक्ष्य दवा बनाने वाली सभी जगहों का पता लगाना है। अपराध की गंभीरता के आधार पर सबसे बड़ी सजा 500 कोड़े हो सकती है। आंखों के नीचे काले घेरे लिए बटलर रवि ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, जी हाँ। इसके बाद ड्यूक दुराव ने आखिरकार अपनी कलम क्लिक की आवाज के साथ मेज पर रख दी, जिससे लगा कि वह अब आराम करने के लिए तैयार हैं। ड्यूक ने कहा, ठीक है, सब लोग 1 घंटे का ब्रेक ले लो। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, उनके अधीन काम करने वाले चारों लोग तुरंत अपनी अपनी मेजों पर ही ढह गए। वे पूरी तरह से थक चुके थे। जब बटलर रवि खड़े हुए, तो उन्होंने मुड़कर ड्यूक से पूछा, क्या आप कुछ खाएंगे? नहीं, सर। ड्यूक डीएन ने अपनी आंखों से उसने जवाब दिया, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब बटलर ने कहा, मैं नौकरों से थोड़ा जूस भिजवा देता हूँ। हालांकि वह शांत और थका हुआ दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बटलर रवि खुशी के आंसू रो रहा था। वह सोच रहा था, आखिरकार वह काम कर रहा है। उसने सिर्फ 10 घंटों में आधा कागजी काम निपटा दिया। मैं कितना खुश हूँ। फिर मिया को याद करते हुए बटलर ने दबे स्वर में कहा, मिस, आपका शुक्रिया। मैंने सही इंसान पर भरोसा किया। कुछ दिनों बाद, जब मिया आराम से पेस्ट्री खा रही थी, तो उसने उदासी से सोचा, पता नहीं पिताजी अपने काम पर ध्यान दे भी रहे हैं या नहीं। ड्यूक दुराव के बारे में सोचते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। ये बेन था, जिसने खुशी खुशी अपने हाथ में एक खत लहराया और कहा, मिस, ग्रैंड ड्यूक आपको अपने दफ्तर में बुला रहे हैं। खत में ड्यूक दुराव ने लिखा था, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि एक ऊंचे दर्जे का दानव कैसे काम करता है। क्या तुम दफ्तर आओगी? फिर उसने आगे जोड़ा, तुम्हारे पिताजी। खत मिलने के बाद टीना ने मिया को एक काली पोशाक पहनाई और उसके लहराते हुए बैंगनी बालों में 2 प्यारे फूलों वाली क्लिप लगा दी। टीना ने खुशी से कहा, चलो, ड्यूक से मिलने चलते हैं। तभी अचानक टीना ने अपना मुंह ढक लिया और हैरानी से कहा, अरे मिस, लगता है आपकी लंबाई काफी बढ़ गई है। मिया ने हैरानी भरे अंदाज में जवाब दिया, टीना ने तुरंत मिया की ओर इशारा करते हुए उसके घुटने के ठीक ऊपर का हिस्सा दिखाया, जहां पोशाक छोटी पड़ रही थी। टीना ने समझाया, ये पोशाक पहले यहाँ तक लंबी हुआ करती थी। टीना ने बात जारी रखते हुए कहा, अब ये घुटने के ऊपर आ गई है। मिस, आपको अपनी पोशाक बदलनी पड़ेगी। ये सुनकर मिया ने खुशी से सोचा, अरे, मैं तो इसलिए परेशान थी कि मेरी लंबाई बढ़ ही नहीं रही है। फिर प्यारी सी मिया ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे और लंबा होना है। टीना ने उसे दिलासा देते हुए कहा, एक दिन तुम मुझसे भी लंबी हो जाओगी। तब मिया ने मन ही मन सोचा, काश मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं। मैं एक ताकतवर और शानदार दानव बनना चाहती हूँ। जब मिया ड्यूक दुराव के दफ्तर के दरवाजे के पास पहुंची, तो बेन ने दरवाजा खटखटाने में उसकी मदद की और आवाज लगाई, लेडी मिया दुराव पधार चुकी हैं। मिया ने उत्सुकता से सोचा, ये सब कितना रहस्यमय लग रहा है। जब दरवाजा चरमराते हुए खुला, तो मिया की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि कई आवाजों ने एक साथ उसका स्वागत किया, लेडी, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई।
सभी ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और ड्यूक ड्यूराव आगे बढ़कर खुशी से बोले, अंदर आ जाओ मेरी प्यारी। ड्यूक का रूप रंग बेहद शानदार और मनमोहक था। मिया को अपनी गोद में उठाने के बाद ड्यूक ड्यूराव ने सबको आदेश दिया, इनका ठीक से स्वागत करो। यह मेरी बेटी है। ये सुनते ही सबने झुककर गहरा सम्मान दिया, जिससे मिया हैरानी और सदमे से पीली पड़ गई। इसके बाद सबने बड़े उत्साह से कहा, दानव की बेटी। ये पहली बार है जब हमने किसी ऐसे अनमोल प्राणी को देखा है जो इस तरह दानव लोक पर राज करता हो। ऐसा दृश्य देखकर मिया ने डरते हुए मन ही मन सोचा, यह क्या हो रहा है? ये तो बहुत शर्मनाक है। अपनी ही उलझन और शर्मिंदगी में खोई हुई मिया तब चौंक गई, जब ड्यूक ने पूछा, हाँ मेरी बेटी मिया, तुमने आज सुबह क्या किया? मिया ने सोचा कि कैसे उसने नाश्ता किया, कुछ हल्का फुल्का खाया और पेट भर जाने के बाद भी खेलती रही। लेकिन तभी उसे अपने पीछे की 3-4 तारीफ भरी आंखें याद आई, और मिया ने जोर से अपना सिर हिलाते हुए सोचा, नहीं, मुझे पिताजी के लिए अपनी गरिमा बनाए रखनी होगी। फिर मिया ने बात बदलते हुए कहा कि उसकी लंबाई बढ़ गई है, जिससे ड्यूक हैरानी से उसे घूरने लगे। हालांकि जैसे ही मिया ने यह बात कही, सब तुरंत घुटनों के बल बैठ गए, जिससे वह हैरान और अचंभित रह गई। आखिर में बटलर रॉबी अजीब सी हंसी हंसते हुए ड्यूक के पास तेजी से आए और कहा, कितना बढ़िया संयोग है। मैं इस दिन को एक यादगार तारीख के तौर पर दर्ज कर लूंगा। ये सुनकर मिया चौंक गई और हैरान रह गई। फिर उस छोटी बच्ची ने घबराते हुए उसने ऊपर देखा और ड्यूक ड्यूरव से फुसफुसाकर कहा, पिताजी, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? मिया को यह अजीब लगा कि जब भी वह थोड़ी लंबी होती, तो उसे एक सालगिरह की तरह मनाया जाता। ये देखकर कि मिया असहज महसूस कर रही है, ड्यूक ड्यूरव तुरंत पलटे और बटलर रॉबी को घूरने लगे। मिया ने शर्मिंदा होते हुए कहा, आप इस बात का कुछ ज्यादा ही बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, जिससे बटलर रॉबी डर के मारे जम गया। ये देखकर कि उसके पिता अभी भी बटलर को गुस्से से घूर रहे हैं, जो अब बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ था, मिया भी डर गई। उसने सोचा, अरे नहीं, कहीं पिताजी उसे डांट न दें। उसने तो मुझे कुछ जेली कैंडी देने का वादा किया था। मुझे बात बदलनी होगी। इसलिए मिया खुशी से मुस्कुराई और अपने हाथ इधर उधर लहराते हुए बोली, वाह, ये ऑफिस तो बहुत बड़ा है। लेकिन किसी वजह से बटलर का समूह उसे हैरानी से घूरने लगा। पता चला कि जब मिया ने अपना हाथ लहराया, तो उसका छोटा सा हाथ ड्यूक रॉबी की ठुड्डी से जा टकराया था, इसीलिए हर कोई इतना चौंक गया था। शायद इससे पहले किसी ने भी ड्यूक के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए मिया के इस काम को हद से ज्यादा माना गया। हालांकि सबकी हैरानी के बीच ड्यूक ड्यूरव ने बस धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और मिया के छोटे से हाथ को थाम लिया। फिर उन्होंने कहा, ये ऑफिस काफी बड़ा है, इसलिए तुम्हें ये जादुई लग सकता है। शुरू से ही यह कागजों से भरा हुआ है, जो छत तक ऊंचे ढेर के रूप में जमा हैं। अपने मालिक को इस तरह बड़ा चढ़ाकर बातें करते सुनकर एक सेवक बोल पड़ा, मालिक, यह असल में उतना भी बुरा नहीं है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके बगल वाले व्यक्ति ने उसे कोहनी मारी और याद दिलाया कि वह अपनी जबान पर काबू रखे। फिर भी मिया ने सोचा, क्या पिताजी ने सच में इतना सारा कागजी काम पूरा कर लिया है? क्या वह सच में चाहते हैं कि मैं उनका हौसला बढ़ाऊं?
ये सोचने के बाद मिया ने तुरंत कदम उठाया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, उसकी आंखें तारीफ से चमक रही थीं, और कहा, वाह पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। ये सुनकर ड्यूक बेहद खुश हुए। फिर ड्यूक डुरव ने खुशी खुशी कहा, अब तुम्हारे इनाम का समय आ गया है। ये सुनकर मिया ने मन ही मन सोचा, क्या मुझे सबके सामने, यहीं पर, पिताजी के गाल पर किस करना होगा। इसके बाद मिया ने सेवकों के चेहरों की ओर देखा। वे सभी हक्के बक्के थे और उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थीं। उसने बेबसी से सोचा, क्या पिताजी ने जानबूझकर इन्हें यहाँ सिर्फ अपनी शान दिखाने के लिए बुलाया है। जब उसने रॉबी के चेहरे की ओर देखा, तो मिया और रॉबी की नजरें मिली। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे मानो कह रही हो, अंकल रवि, क्या मेरे पिताजी तुरंत कड़ी मेहनत करते हैं। बटलर रवि ने गर्व और खुशी से अंगूठा ऊपर करके हाँ कहा। ये देखकर मिया के दिल में विस्मय की भावना जाग उठी। अंत में मिया ने ड्यूक डेव के गाल पर जोर से चुंबन कर दिया। कितना प्यारा दृश्य था। ड्यूक डेव और भी ज्यादा चाहत में अपना चेहरा घुमाकर छोटी बच्ची से बोले, इस तरफ भी। मिया ने अपने पिता के दोनों गालों पर चुंबन किया। ये दृश्य देखकर बटलरों का समूह चिल्ला उठा। वे बहुत ईर्ष्या कर रहे थे, इतनी ईर्ष्या कि वे खुद को असफल महसूस कर रहे थे। मिया ने मन ही मन सोचा कि उनके हाव भाव काफी जाहिर होते हैं, कुछ तो बहुत ज्यादा। लेकिन देखते देखते मिया ने अचानक कुछ देखा। वो खुशी से चिल्लाए और फिर ड्यूक डैनव से कहा, मुझे नीचे उतारो। ड्यूक ने प्यार से उसे नीचे उतारा और दुलारते हुए कहा, ठीक है। मिया तेजी से उस चांदी जैसे बालों वाले बटलर के पास भागी, जिसके सिर पर 2 सींग थे। उसे लगा कि शायद बटलर उसके पिता से जल रहा है। बटलर के सामने खड़ी होकर मिया उसे घूरती रही और सोचने लगी, अंकल रवि को छोड़कर अगर कोई और भी मेरा दोस्त बन जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना। अगर उन्हें खुश करने के लिए बस प्यारा दिखना ही काफी है, तो ठीक है। ऐसा सोचते ही मिया ने तुरंत कहा, अंकल। बटलर ने घबराते हुए जवाब दिया, जी, छोटी मालकिन। मिया ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखें खोली, अपने प्यारे प्यारे गुलाबी गाल फुलाए और नखरे से पूछा, क्या मैं प्यारी हूँ। बटलर जो कुछ देख और सुन रहा था, उससे इतना हैरान रह गया कि वो तुरंत अपने असली शैतान ड्रैगन रूप में वापस बदल गया। बटलर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ड्यूक डैनव दौड़कर आया, मिया को गोद में उठाया और आदेश दिया कि बटलर को वहां से हटा दिया जाए। फिर ड्यूक खड़ा हुआ, मिया को गोद में लिए वहां से चला गया। छोटी बच्ची, जो अभी भी बहुत प्यारी लग रही थी, बोली, मुझे अभी भी डैडी सबसे ज्यादा प्यारे हैं। ये सुनकर ड्यूक डैनव ने जवाब दिया, पूरी तरह संतुष्ट होकर, बेशक, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। अब उस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। रास्ते में मिया बोलती रही, डैडी, उसे मारना मत, ठीक है। ड्यूक डैनव ने पक्के तौर पर उसे भरोसा दिलाया, बेशक नहीं। अचानक एबेल छत से धड़ाम से नीचे गिरा और घबराकर चिल्लाया, कॉटन। फिर एबेल ने बेचैनी से पूछा, क्या तुमने डैड के गाल पर किस किया। हमारी शर्त अभी भी चल रही है ना। अपने बेटे को इतना हड़बड़ाया हुआ और परेशान देखकर ड्यूक डैनव ने संतुष्टि महसूस करते हुए कहा, तुम बहुत देर से आए। ये सुनकर एबेल निराशा में चिल्लाया, आह, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ड्यूक उसे चिढ़ाता रहा और बोला, बस मान लो कि तुम हार गए हो।
मैं तुम्हारे पैसों से छत ठीक करवा लूंगा। ये सुनकर एबेल घबरा गया और बोला, नहीं, चलो फिर से खेलते हैं। फिर एबेल की चीख पूरे महल में गूंज उठी और आसमान तक जा पहुंची। आह, यह नहीं माना जाएगा, एक और नया दिन आ गया। इस समय मिया खुशी खुशी अपने टेडी बियर सुगा को गले लगाए हुए थी। उसने सोचा कि आज वह दिन है जब वह अपनी टीचर नास लिलिथ से मिलेगी। उत्साह से भरी मिया तेजी से चलने लगी। सुगा ने प्यार से उसे याद दिलाया, सावधान रहना मिया, ध्यान से चलो वरना तुम गिर जाओगी। मिया ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं नहीं गिरूंगी। ये देखकर कि मिया उसकी बात नहीं सुन रही थी, सुगा ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर मेरी मालकिन गिरती है तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। फिर मिया खुशी से हंसी और बोली, शुक्रिया सुगा, और जल्दी से क्लासरूम में चली गई। अपनी टीचर को देखते ही मिया ने खुशी से उनका नाम पुकारा, नीस लिलिथ। हमेशा की तरह नीस लिलिथ मिया को फिर से देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, अंदर आओ मेरी छोटी राजकुमारी। नीस लिलिथ के पास जाकर मिया ने पूछा, टीचर, आज हम क्या सीख रहे हैं? टीचर ने जवाब दिया, हम सीखेंगे कि एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सुनकर मिया की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, ओह, मुझे लगा था कि इसे सीखने में बहुत समय लगेगा। मिया की इस जोशीली प्रतिक्रिया को देखकर नीस लिलिथ धीरे से मुस्कुराई। उन्हें मिया सचमुच बहुत प्यारी लगी और तुरंत ही नीस लिलिथ ने मिया को सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना हाथ हवा में उठाया और पानी के तत्व को नियंत्रित करते हुए कहा, देखो, तुम्हारी जन्मजात शक्ति अब पूरी तरह विकसित हो चुकी है और तुम इसे स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकती हो। मिया ने जवाब दिया, हाँ मैम। फिर नीस लिलिथ ने आगे कहा, लेकिन बड़ी होने से पहले तुम्हें अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना सीखना होगा। जैसे जैसे वह बोलती गई, नीस लिलिथ ने अपनी उंगली से हवा में एक लकीर खींची और उस खींची हुई लकीर के साथ साथ पानी की धाराएं दिखाई देने लगी। ये देखकर मिया खुशी से चिल्लाई, पानी। टीचर ने कहा, बिल्कुल सही, मैं एक जल राक्षसी वाटर डेमन हूँ। मिया ने कहा, और भाई एबेल एक अग्नि राक्षस फायर डेमन है। उसके बाद नीस लिलिथ ने पानी का एक बड़ा गोला बनाया और कहा, ये सही है। एबेल और मैं एक दूसरे के विपरीत हैं। एबेल और हम दोनों के पास ठोस टेंजिबल एनर्जी है, जबकि राजकुमारी की एनर्जी एक अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट क्षमता है, जिसे सपने कहा जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी एनर्जी ऐसी नहीं है जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सके। मुझे ये जानना होगा कि तुम्हारी यह प्रतिभा टैलेंट असल में क्या है। ये सुनकर मिया के मन में बहुत जिज्ञासा जागी। फिर नीस लिलिथ ने आगे कहा, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है। आज हम इसके सिद्धांत थियरी के बारे में पढ़ेंगे। ये कहने के बाद नीस लिलिथ ने मिया को एक कागज थमाया। उस कागज में स्वप्न राक्षस ड्रीम डेमन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। इसमें सपनों से जुड़े कुछ विकल्प शामिल थे। इसका मतलब ये था कि जब मिया सो रही होती तो वह दूसरों के सपने देख सकती थी और उसके पास दूसरों के सपनों में घुसने इंटरवीन का विकल्प भी होता था। नीस लिलिथ ने अपने भाई एबेल के सपने का उदाहरण दिया। जब उन्होंने एबेल के सपने में दरवाजा खोला तो इसका मतलब था कि वह पहले ही उसके सपने में प्रवेश कर चुकी थी।
तीसरा विकल्प था झूठे सपने बनाना। ये वह सपना था जिसमें मिया ने एक शानदार काली पोशाक पहनकर रानी बनने की इच्छा की थी। टीना अपने 4 इम्प्लांट्स का इस्तेमाल करके किसी और के सपने में अपना सपना डाल रही थी। पता चला कि मिया खुद के रानी बनने की तस्वीर टीना के सपने में डाल देगी। 5. किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाना। तभी मिया बटलर रवि को जगाने के लिए थपकी दे सकती थी ताकि वह वापस काम पर लौट सके। 6. किसी राक्षस को सपने में कैद करना। ये पढ़कर मिया हैरान रह गई और सोचने लगी, क्या सच में ऐसा किया जा सकता है? पता चला कि यह उसकी सोच से कहीं ज्यादा काम का था। फिर मिया की टीचर लिलिथ ने आगे बताया कि पुराने जमाने में ड्रीम डेमन, सपनों के राक्षस को दूसरों के सपनों में घुसना बहुत पसंद था। वे कई सुकुबी और इनकुबी की मदद से सपनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते थे। ये सुनकर मिया उलझन में पड़ गई और उसने सिरू के बारे में पूछा। ऐसा लगा जैसे टीचर ने मिया के मन की बात पढ़ ली हो। उन्होंने समझाया, सिरू मादा होती हैं, जबकि इनकुबी नर होते हैं और इन्हें ड्रीम डेमन के नाम से जाना जाता है। ये दूसरे लोगों के सपनों को खाकर जिंदा रहते हैं। सपनों को काबू करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम इन राक्षसों को वश में कर लो, तो तुम्हें जबरदस्त ताकत मिलेगी। फिर मिया की टीचर लिलिथ ने मिया को छेड़ते हुए कहा, तुम तो सपनों में और भी तेज दौड़ सकती हो। ये सुनकर मिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। वो मन ही मन सोच रही थी कि वह भी उन राक्षसों को पकड़ना चाहती है। नेक्स्ट टारगेट है 30 कमेंट का पूरा कर देना। 2 ठीक है। Can we do it better?